चलो तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसे डिनोट करते हैं? वी से। इन दोनों के बीच का रिलेशन, ऐसा हम लोग कुछ ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे। खैर चलिए साथ साथ लिखते चलिए क्योंकि बहुत जल्दी मिटाएंगे भी, बोर्ड बार बार मिटाना होगा। सिंस हम सभी लोग जान रहे हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। डी यू क्या है? चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से डी यू का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स आएगा। वर्क डन का यही तो फॉर्मूला होता है, एफ डॉट डी एक्स। तो अगर हम इस d को डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो आंसर आएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है। नाउ डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, सॉरी डी एक्स कॉस थीटा, है ना। एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन आने देते हैं, नहीं इंटीग्रेशन आने देंगे, नहीं इंटीग्रेशन नहीं रहेगा क्योंकि हम वापस इसको यहाँ से यूज कर रहे हैं, है ना। डेल्टा के बाद डी यू में वापस आए, यहाँ डी यू से डेल्टा करना था तो आप सीधा इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं, बट हम इसको आगे यूज कर रहे हैं। तो डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स को मैंने ब्रेक करके लिखा, डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट के बजाय कॉस थीटा और डी एक्स। ओके, तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आएगा? डी यू, थोड़ा सा एक साइन छूट गया, मिटाकर वापस से लिखता हूँ, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स कॉस थीटा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो, मतलब जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी का या जिस तरफ फोर्स लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी तरफ हो रहा हो, जिस तरफ देखो ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो जिस तरफ फोर्स लग रहा होगा अगर डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रहा होगा तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। फोर्स एंड एफ एंड डी एक्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप सीधा लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी को फोर्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ग्रेविटेशन में इसको पढ़ चुके हैं, वहां पे भी ऐसा ही था। ग्रेविटेशनल, यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स था, बस बाकी सारा फॉर्मूला सेम था। वहां भी माइनस डी यू बाई डी एक्स ही आ रहा था, यहाँ भी वही आया है। नेक्स्ट इज, चलिए थोड़ा सा जो टॉपिक लिखे उस पर भी बात कर लें। आप सभी लोग जानते हैं डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी, या डब्ल्यू सी भी चलेगा, सेम ही बात है, या आप इस डी को हटाइए दोनों, या डब्ल्यू सी रखने दो। यहाँ से ये भी आएगा डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी एक्स, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। वही टेस्ट चार्ज जो पोटेंशियल में भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी था। टेस्ट चार्ज, कोई एक चार्ज को या टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे थे या किसी पॉइंट से इनफाइनाइट पर लेकर जा रहे थे, उस चार्ज को टेस्ट चार्ज बोल रहे थे। ये एक यूनिट मास का पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट मास का पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 कूलम का चार्ज। तो डी यू बाई क्यू नॉट करोगे, डी यू का जरा बताना, यू का फॉर्मूला थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। यू क्या होता है? के क्यू 1 क्यू नॉट बाई आर, यही होता है ना। उसमें मैंने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो बचा के क्यू बाई आर, और ये तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? डीवी में होगा।
माइनस साइन जैसा था वैसा रखेंगे। अच्छा, एफ का फॉर्मूला होता था के क्यू वन क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये एफ का फॉर्मूला था। इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो बचेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हो गया ऐसा, माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स। चलिए अभी हाँ, इसको वापस से डेल्टा वी में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे किया था ना डेल्टा यू में कन्वर्ट, वैसे यहाँ डेल्टा वी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, आई गेस यू आर गेटिंग मी। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स है, ई डॉट डी एक्स है, तो ई कितना होगा? माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स होगा, होगा नहीं होगा? और डी एक्स कॉस थीटा कर लो और बेहतर रहेगा, डी एक्स कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट को हटा दिया है ना। तो डॉट को हटाए तो लिखिए dv इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ ई डी एक्स कॉस थीटा लिखते। अगर इस डॉट को हटाते तो यहाँ कॉस थीटा लिखते, कॉस थीटा लिखते। तो अब बताओ जरा क्या होता है? e इज इक्वल टू होता माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स कॉस थीटा, बस उसी को यहाँ लिख दिया। समझ गए ना? इसको भी थोड़ा ध्यान, अच्छा अभी क्या ध्यान रखोगे, थोड़ा और बेहतर रहेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, फोर थीटा इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे थीटा क्या है? ई और डीएक्स के बीच का, जिस तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसी तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो फॉर्मूला ये आएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलो पहले तो इतना लिख लो, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ रहे। लास्ट फॉर्मूला हम लिखा था, ठीक है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे v जो है वो वेरिएबल होगा, इफ v मतलब पोटेंशियल इज वेरिएबल, कांस्टेंट फिक्स नहीं है, तो लिखेंगे e इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ग्रेड ऑफ v। ये हम पोटेंशियल मतलब आपको ग्रेविटेशन भी बताते हैं, ग्रेड पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? जरा करके भी दिखाएं, करके दिखाएं। आप इस पूरे ग्रेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल्टा डी बाई डी एक्स। देखो यहाँ डी बाई डी एक्स लिखने का तरीका बदल गया, ऑफ वी प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वी प्लस डी बाई डी जेड ऑफ वी, ऐसा। ये इस ग्रेड का मतलब है, ग्रेड का मतलब ये प्लस ये और ओवरऑल में वी मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए ऐसा फॉर्म दिखेगा। अब ये कैसे सॉल्व होता है ये जरा दिखा देते हैं, रुको। ठीक है, इसको जरा दिखाते हैं एक एग्जांपल लेकर। एग्जांपल, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि जरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर निकालिए, तो आपको अगर यहाँ पे लिख दिया ना डी बाई डी एक्स इस वाला फॉर्म में इस फॉर्म में डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो जो यहाँ ऑपरेटर होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट की तरह। तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा? देखो वाई जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो बाहर निकल जाएगा, जैसे कांस्टेंट बाहर निकलता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है? 2x, तो आंसर होगा 2xy z²। समझे? ऐसा ही एक और ले सकते हैं, चलो डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड का। फिर से देखो, एक्स को मैंने कांस्टेंट माना है ना, तो
ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, ये ऐसे होगा डी बाई डी एक्स, आपके लिए बस कर रहा हूँ, मैं तो एक स्टेप में कर सकता था बट आपके लिए इसे ब्रेक कर दे रहा हूँ, प्लस है ना बीच में, तो ऐसा होगा। देखो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये पूरा तो जीरो हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ x वाला y तो कांस्टेंट की तरह बाहर आएगा और x वाला डिफरेंशिएट होकर क्या होगा 2x, तो इसका आंसर होगा 2xy। समझे? सेम क्वेश्चन, सिर्फ बीच में मैंने यहाँ प्लस ऐड कर दिया, उससे क्वेश्चन ही बदल गया। अगर ये z स्क्वायर भी होता ना तब भी बात सेम ही आना था, लिख देता हूँ z स्क्वायर, तब भी बात सेम ही आना था। समझ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? समझे नहीं समझे? चलो, तो इतना हो गया ना, ये आप समझ चुके हो कि किस तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं अगर आपको ई दिया हो और वी दिया हो सीधा। तो अगर सीधा ई और वी दिया हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अभी जो लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ा था, लास्ट या जो पहला पढ़ा था, हटा दो, लास्ट हमने यहाँ पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से dv का फॉर्मूला माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स आएगा, उधर जाएगा तो डॉट में कन्वर्ट होगा, मतलब नॉर्मली तो पहले वही होगा बट ई डॉट डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ से हम और सॉल्व करेंगे तो आएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एक्स कॉस थीटा होगा। ये होगा फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। अभी देखो यहाँ जो सिखाऊंगा बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत क्वेश्चन होता है इनडायरेक्टली इस पे, बहुत सारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे होता है। पहला इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पहला थ्योरी देखो, इफ थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट है मतलब कॉस 0 से 90 के बीच में है, तो पॉजिटिव ही होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, है ना। 90 होता तो 0 होता, बट 90 को राइट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल नहीं बोलते। एक्यूट मतलब 90 से कम, और अगर 90 से कम है तो पक्का कोई ना कोई नंबर पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो डी जो भी आएगा, देखो पॉजिटिव ये पूरा पॉजिटिव आएगा और इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब डीवी जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर डीवी नेगेटिव आएगा मतलब, अच्छा ये डीवी क्या है, चेंज इन वी, मतलब डीवी माइनस डी डी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर ऐसा आया मतलब आप साफ साफ कह सकते हो कि वी इनिशियल जो है वो वी फाइनल से बड़ा है, वी इनिशियल वी फाइनल से बड़ा है, कह सकते हो ना ऐसा। अगर मान लो पहले से मेरे पास 5 था और बाद में 2 हो गया, तभी ना डिफरेंस नेगेटिव -3 आएगा, तो नेगेटिव आया मतलब कि वी इनिशियल इज ग्रेटर देन वी फाइनल। और अगर ऐसा हुआ तो आप साफ साफ बोल सकते हो क्या, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, मतलब कि अगर v और e की, अगर आप e की डायरेक्शन में जाओगे, e की तरफ, अगर आप जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस तरफ मूव करेंगे एक्यूट एंगल बनाकर भी, तो भी पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, ऐसे देखो, अगर आप एग्जैक्टली मान लो उसी डायरेक्शन में जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर मान लो आपका थीटा 0 हो जाए, ऐसे लिखता हूँ, फोर थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब आप जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो, सेम डायरेक्शन में। तो अगर थीटा 0 होगा तो क्या आएगा, जरा देखो तो, थीटा 0 1, मतलब डीवी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ ई डी एक्स, मतलब डिक्रीज इज मैक्सिमम, है ना। बाकी कॉस थीटा का वैल्यू 1 से मतलब 0 के अलावा और कोई होता, 90 तो हो नहीं सकता, 90 वाला तो राइट हो जाएगा, 0 के अलावा कोई भी और होता, 0 है तब तो 0 ही। बट जरा सोचो, 0 1/2 आधा हो गया, मतलब और छोटा हुआ, 0 में तो कुछ था ही नहीं, फिर 1/2 तो आधा, फिर 1/√2 थोड़ा और कम, फिर √3/2, मतलब बढ़ रहा है, एक्चुअली बढ़ रहा है। रुको यार, हम जो बोल रहे हैं उस तरह लिख देते तब समझ में आएगा। साइन में वैल्यू क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस में वैल्यू क्या होता है, 0 है तो 1 है, फिर √3/2 घटा, फिर 1/√2 और घटा, फिर 1/2 और घटा, मतलब पहले √3/2 टाइम्स हुआ, फिर 1/√2 टाइम्स हुआ, अब तो सीधा आधा ही हो गया, है ना। 1/√2 कितना होता है, 1.732 होगा, सॉरी 1.414, रूट 2 है ना, 1 0.414,
तो अगर 1.414 है तो जाहिर सा बात है ये 2 से तो कम ही है, 1/2 से, यहाँ 1/√2 है तो वैल्यू ये है। √2 के बदले आप 1/1.1414 बोल सकते हो, जबकि यहाँ 1/2, जाहिर सा बात है यहाँ और छोटा हुआ और फिर तो 0 ही हो गया। मतलब आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे ये और छोटा ही होगा। और चूंकि आगे में एक नेगेटिव वैल्यू, जरा बताओ -2 बढ़ा है कि -3 बढ़ा है? जाहिर सा बात है आप बोलोगे सर -2 बढ़ा है। मतलब ये कि अगर आप निगेटिव नहीं लेते तो 3 बड़ा होता, बट चूंकि ये निगेटिव में, देखो एक्चुअली में ये वाला ज्यादा बड़ा होता, बट चूंकि ये निगेटिव में है ये सबसे छोटा है, तो 1 वाला और बड़ा होता, यहाँ तो एकदम भी कम नहीं हुआ। बट चूंकि मान लो 1 वाला 5 होता, सबसे बड़ा नंबर 5 है, बट चूंकि इसके आगे माइनस लगा है तो ये यहाँ -5 बन जाएगा ये। और अगर ये -5 बन जाएगा मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा वैल्यू के आगे अगर आप एक माइनस साइन लगाएंगे तो सबसे छोटा वैल्यू आपको देगा। इतना भूलो यार, ये फालतू में और हमको भी कंफ्यूज ही कर रहा है। सीधा ऐसे समझो कि अगर आपके पास सबसे बड़ा नंबर होगा और आप उसके आगे चुपके से माइनस लगा देंगे तो सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी यही हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है। चूंकि यहाँ पे थीटा 0 करने पे वैल्यू मैक्सिमम आएगा और उसके आगे आप एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं तो वहां पे डिक्रीज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। V डिक्रीजेज maximum in the direction of E. V decreases maximum in the direction of E, मतलब V सबसे ज्यादा तेजी में E की डायरेक्शन में ही घटता है। मतलब ये कि अगर इधर मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और 4 ऑब्जेक्ट है, एक इधर जा रहा 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 है, 3 ही लेते हैं ना, चौथा वाला केस अभी डिस्क्राइब नहीं किए, 3 लेते हैं। देखो सबसे तेजी में पोटेंशियल इसका घटेगा क्योंकि वो इसके ई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उससे कम तेजी में इसमें घटेगा और सबसे कम तेजी में इसका घटेगा। ठीक है, ये है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहां तक अभी हम लोग देख लिए कि मैक्सिमम डिक्रीज किस तरफ होता है, जिस तरफ ई होता है उसी के डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं तो। चलो नेक्स्ट, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो क्या? इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज तो सिंपल सा बात है भाई, कॉस थीटा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा निगेटिव हुआ तो ओवरऑल डीवी क्या होगा? पॉजिटिव। फार्मूला देखो, डीवी का फार्मूला क्या था? माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स। तो अगर ई डॉट डी एक्स मतलब ई डी एक्स कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा खुद भी नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो डीवी पॉजिटिव होगा, तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। चलिए अब 4 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ठीक ऑपोजिट, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आप उसके ठीक ऑपोजिट मूव कर रहे हैं तभी थीटा 180 होगा। तो डीवी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में भी मैक्सिमम, ई डॉट डी एक्स सीधा ई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू भी 1 होता है, तो आप ये बोलेंगे मैक्सिमम है। और यहां से कंक्लूजन फिर से क्या लेंगे? V increases maximum in the direction opposite to direction of E, in the direction opposite to the direction of E. V increases maximum in the direction opposite to the direction of E. ठीक है, एकदम ऑपोजिट साइड में ज्यादा इंक्रीज करता है। चलो अब इतना सब कुछ हो गया तो अब थीटा इज इक्वल टू 90 का भी बात कर ही लेते हैं, इसको क्यों इग्नोर करें, बेचारा सौतेला व्यवहार इसके साथ हो रहा था।
थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब dv इज इक्वल टू ई डी एक्स कॉस 90। यहाँ धोखा नहीं हो गया? cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो पूरा पूरा यही 0 हो गया। अच्छा क्या 0 हुआ? dv, dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, मींस कि चेंज इन पोटेंशियल 0 हो गया, मतलब ये कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर मान लो मेरा वैल्यू 2 था, अभी भी 2 बाद में भी रहेगा, तो 2 अभी भी थे, 2 बाद में भी रहेंगे, तो चेंज कितने का हुआ? 0। तो अगर किसी चीज का चेंज 0 है मतलब वो चीज कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल यहाँ dv का वैल्यू 0 आया, ना कि v का वैल्यू। इसलिए पोटेंशियल 0 नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल 0 है, मतलब कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए लिख ही लेते हैं। पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट। अच्छा ऐसा कुछ केस हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़े थे हम लोग। आप इसके बाद कंटिन्यूटी में लिखिएगा, एक्स्ट्रा नहीं, बस जगह के वैसे साइड में लिख रहे हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मीन्स potential is same at every point. Potential is same at every point. और आप लोग अच्छे से पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी में कि ये किसी भी कंडक्टर के हमेशा पर सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और उसके परपेंडिकुलर ये जो सरफेस है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहाँ पे इस पूरे, अगर हम देखें तो कलर चेंज करने दो, अगर हम पूरे इस यार इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर हम इस पूरे कंडक्टर के सरफेस पे देखें तो हर सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या यूं बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चूंकि ई के डायरेक्शन को दिखाता है मतलब ई परपेंडिकुलर है, मतलब ये कि इस पूरे सरफेस पे जो भी वी है पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, इसीलिए कंडक्टर के सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, हटाएं, चलो दो कंक्लूजन और लिख लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। Conclusion number 1. If a positive charge is moving in an external electric field, if a positive charge is moving in an external electric field, then variation of potential energy, यही लिख सकता हूँ अभी, then variation of potential energy, then variation of potential energy, it's same as variation of potential. याद करो, याद करो, U है पोटेंशियल एनर्जी, is same as variation of potential, और पोटेंशियल क्या है? V। तो U और V में डिफरेंस समझ गया ना? U is potential energy and V is potential. Next, if a negative charge is moving, if a negative charge is moving in an external electric field, if a negative charge is moving in an external electric field, then variation of potential energy, then variation of potential energy
then variation of potential energy is opposite to variation of potential, is opposite to variation of potential। ठीक है, पॉजिटिव रहेगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वैसा ही चेंज होगा पोटेंशियल में, और अगर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन होगा उसका ऑपोजिट वेरिएशन होगा वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल में। आई गेस कैन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट यहाँ पे हम दूसरा नाम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, potential at a point due to n discrete charge particle system, due to n discrete charge particle system, potential at a point due to n discrete charge particle system। किसी n discrete charge particle system पे पोटेंशियल निकालना हो किसी पॉइंट पे, मतलब यूं बोले कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट पे n अलग अलग चार्ज की वजह से n डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल सिस्टम की वजह से पोटेंशियल आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? हाँ तो यहीं पे आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आप जानते हैं इसलिए हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, आपको चार्ज में भी हम पढ़ाए हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से हम बोल सकते हैं वी नेट, किसी भी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू सारे पोटेंशियल का इंडिविजुअल सम, सारे पोटेंशियल का इंडिविजुअल सम। ठीक है, मतलब के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू प्लस के क्यू बाई आर थ्री प्लस के क्यू बाई आर फोर ऐसे करके के क्यू बाई आर एन तक। ठीक है, ये सिंपल सम है, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ वेक्टर क्वांटिटीज बीच में नहीं घुसा, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। हो गया, हटाऊ ना, चलो देखो यहाँ पे अब बहुत सारा हम लोग स्पेशल सरफेसेस के लिए, स्पेशल शेप्स के लिए पोटेंशियल याद करेंगे। जैसे वहां था डेरिवेशन वाला जो इंपॉर्टेंट था उसको डेराइव भी किए थे, बाकी सबको याद ही किए थे। यहाँ लगभग सब वही है जिसको आपको याद करना है, डेराइव आपको 9 के बराबर करना है। एक्स्ट्रा एक बुक में हमको दिख गया एक जगह डेरिवेशन, तो वहाँ कोशिश करेंगे कर लेने का, बट आपको शायद नहीं ही करना है। चलिए पहले जो आज तो सिर्फ जो याद करने वाला वही होगा, तो जो याद करने वाला है उसको देख लेते हैं, लास्ट में टाइम मिला तो एक आध और कर लेंगे, बट बाकी सब अगले क्लास में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक potential at a point on the axis of uniformly charged ring, on the axis of uniformly charged ring। ये देखो ये एक रिंग है, रिंग अंगूठी अंगूठी, ऐसा नहीं दिखा, अभी दिखेगा, ऐसा देख पा रहे हो, कुछ ऐसा बीच में खोखला है, देख रहे हो खोखला, तो ये खोखला होना चाहिए तब रिंग। और ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस पे चार्ज है, तो इन सरफेस पे जरा चार्ज देते हैं कुछ भी। थोड़ा सा डिराइव मैंने अपने नोट्स में तो किया हुआ है, बट आपको काम नहीं है, आप सीधा याद रखेंगे। और एक्सिस पे आपको देखना है, मतलब इस पे,
इस लाइन पे आपको बताना है। तो जितना भी दूर हो उस दूरी के हिसाब से आप बताएंगे। ये डिस्टेंस x है, ये कोई डिस्टेंस आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x है। आपको उस डिस्टेंस पे बताना है कि जरा बताइए कि उस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पे वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 1/2। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 1/2, मतलब ये रूट में है। के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आर क्या है? अरे भाई ये है आर, ये वाला है आर, रेडियस इज आर। ठीक है, हो गया ना ये? बहुत इसी तरह सिंपल सिंपल बस आपको फॉर्मूला रखना और कुछ नहीं। हाँ, अगला वाला बस अपने सेफ्टी के लिए लिख दे रहा हूँ, अब पूछना नहीं चाहिए। जो अब ये वाला तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बट ये जो अभी लिखूंगा ना, ये अपने सेफ्टी के लिए लिख रहे हैं कि कहीं पूछ दिया तो तुम यही नहीं कर सको कि सर आप नहीं बताए थे। वैसे मेरा भी मन कह रहा है कि ये नहीं ही आएगा। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, देखो ज्यादा टिपिकल फार्मूला जहां हो जाए समझ तो नहीं पूछेगा। ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। और एक बात का और खास ख्याल रखना, जो भी हम रट लो बोल रहे हैं, ये रट लो अगर आप बोर्ड्स के लिए सिर्फ तैयारी करें तो नहीं भी रटेंगे तो चलेगा, है ना। बट बिहार बोर्ड वाले चूंकि सब लोग हो तो रट लेना इसलिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि एमसीक्यू है, और एमसीक्यू में एक्स्ट्रा पूछते हुए हम देखे हैं। बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, उसका जब मूड खराब होगा वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि कभी पूछे जरा बताइए फिजिक्स का स्पेलिंग, और उस पर 100 मार्क्स का मार्किंग कर दे। और कभी फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली एल्बर्ट आइंस्टीन का सारा जो भी थ्योरी है उसका प्रूफ खुद से दे। तो बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं बाबू, इसमें तो हमेशा ही रेडी रहना है। आसान तो भी ठीक, हार्ड तो भी ठीक, इस तरह वाला तैयारी। देखो ये डिस्क है, मतलब इस पूरे पे चार्ज बिखरा पड़ा है। ये अंदर में जो दिख रहा है वो खोखला नहीं है, ये डिस्क है। इसके एक्सिस पे मतलब सेम वही कंडीशन। इस डिस्क का रेडियस भी आर है, और पॉइंट मान लो यहाँ पे कोई पी, जिसका सेंटर से दूरी एक्स है। तो यहाँ पे v निकालेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। समझे नहीं समझे? समझना क्या, रटना ही है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, बस रट जाइए। ठीक है, रटना ही है। चांसेस बहुत कम लग रहा है इसका, ये इसका थोड़ा चांसेस है भी, इसका बहुत कम। इतना बड़ा फार्मूला है, मजाक थोड़ा ना। मेडिकल देने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग थोड़े ना। अपने को जितना कम कैलकुलेशन क्वेश्चन होगा उतना आने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। हमारे नीट में कंसेप्ट होगा, ट्रिक होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, एक आध क्वेश्चन को छोड़कर। तो इसीलिए बस वो एक आध क्वेश्चन में 5% इसका भी प्रोबेबिलिटी है, एक आध क्वेश्चन में। मतलब 45 में से एक क्वेश्चन जो टफ पूछता है उसमें 5% आने का चांस इसका, इतना कम चांस है। बट फिर भी लिख दिया, मेरे पर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, potential at a point, potential at a point due to uniformly charged infinite length rod, due to uniformly charged infinite length rod, potential at a point due to uniformly charged infinite length rod। हाँ देखो, ये रहा लेंथ, मतलब ये रहा रॉड, लेंथ नहीं रॉड। और इससे p डिस्टेंस के दूरी पे आपको, ये मान लो p डिस्टेंस है, p पॉइंट पे
r डिस्टेंस का दूरी है, या x ले लो, x सबसे सिंपल तो x ही है, x डिस्टेंस का दूरी पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सीधा v इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी x कर देंगे ना, काम हो जाएगा, बट नहीं, फॉर्मूला इज एल एन एक्स। ई क्या होता है जरा बताना, ई किस केस में क्या होता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स था, याद आ रहा? एक्स डिस्टेंस को माने थे, वहां आर लिखे थे, ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वी क्या होता है? डी ई बाई डी एक्स या डी आर। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के फॉर्म में, और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एल एन एक्स। तो इट इज नॉट टफ, दैट टफ, सो ये इंपॉर्टेंट आ सकेगा। चलो इसके बाद अब चलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत तो नहीं हो गया ना? ठीक है ना? ये नहीं बेहोश हो रहे हैं सर, बस जान बख्श दीजिए। कोई नहीं, ब्रेक लेके पढ़ लेंगे, ब्रेक ले लेना, क्या रहने दें, कितना है ये, 2 पेज है बच्चा। अगर आज पढ़ लेते हैं तो फिर अगले क्लास में हम लोग सिंपली एक और क्लास के बाद कैपेसिटर्स में एंटर कर जाएंगे, मतलब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। फिर नहीं देते हैं, चलो आज के लिए इतना ही। और फ्राइडे के दिन भी हम आपको बता देंगे पहले मैसेज में, मतलब कल, कि आपका क्लास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो, क्योंकि देखो थोड़ा सा रूटीन मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया कॉलेज का, तो तुम लोग में ही ज़्यादातर दिक्कत आ रहा है, मंडे में नहीं, वेंसडे और फ्राइडे में। तो कोशिश ये करें कि वेंसडे और फ्राइडे दोनों दिन का एक एक क्लास को शेड्यूल कर दें संडे को। जैसे आज तो कॉलेज में छुट्टी हो गया था किसी खास कारण से, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से, नहीं तो आज भी क्लास नहीं लगा पाते। तो अब से तुम लोगों का क्या करेंगे ना, एक बार देख लेते हैं एक वीक और रूटीन का क्या हालत होता है, और उसके बाद यही सोचे हैं, अभी मेरे प्राइमरी प्लान मेरे माइंड में यही है कि वेंसडे और फ्राइडे ऐसा करें कि वेंसडे को बायोलॉजी लेंगे और फ्राइडे को सिर्फ फिजिक्स लेंगे, एक एक क्लास सिर्फ लगाएंगे, और दोनों दिन के बदले संडे को एक एक क्लास, 2 क्लास मतलब लग जाएगा। संडे को वेंसडे के दिन जो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाए थे, तो वेंसडे के दिन वाला फिजिक्स भी संडे को, और फ्राइडे को सिर्फ फिजिक्स पढ़ाए थे तो फ्राइडे के दिन वाला बायोलॉजी भी संडे को। ऐसे मर्ज कर देंगे ना तो थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, और शायद आपके लिए भी। सिर्फ संडे को और मंडे को 2 क्लास, 2 दिन एक एक क्लास ही रहेगा। ठीक है, चलिए आज रहने देते हैं, अच्छा खासा पार्ट निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है।